ये एक नॉर्मल स्टूडेंट की कहानी है जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का सपना देखता था। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ताकत हो कि वो किसी भी पावरफुल हथियार का सामना कर सके। वो हर दिन ट्रेनिंग करता था ताकि और मजबूत बन सके, लेकिन उसे पता था कि ये अभी भी उसकी ड्रीम एबिलिटी तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। एक रात अपनी ट्रेनिंग के बाद जब वो सड़क पर दौड़ रहा था, अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसकी तुरंत मौत हो गई, लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ और उसकी सारी यादें बरकरार थी। जब उसने एक लड़की को देखा जो उसकी बहन बनने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहां लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। उसने सोचा कि ये दुनिया उसके सपने के लिए परफेक्ट है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का। उसे सिड नाम दिया गया और कुछ सालों के अंदर उसने बहुत ताकत हासिल कर ली, लेकिन उसने इसे सभी से छुपा कर रखा। भले ही वो अपनी बहन क्लेयर के साथ ट्रेनिंग करता था, उसने कभी नहीं दिखाया कि वो कितना स्किल्ड है। हर रात सिड अपने इलाके में बुरे लोगों के ग्रुप्स पर हमला करता था। एक दिन अपनी ऑपरेशन के दौरान उसने एक कैद की गई मॉन्स्टर को देखा। वो उसे अपने ठिकाने पर ले आया और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक महीने बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया और उसने उस मॉन्स्टर से कर्स, शाप हटा दिया। ये मॉन्स्टर एक फीमेल एल्फ निकली। सिड ने उसे बताया कि ये कर्स एक डेविल कल्टिस्ट, शैतानी पंथियों ने उस पर डाला था, जो एक ग्रेट डेमन को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे। फिर उसने खुद को शैडोज के नाम से इंट्रोड्यूस किया और उस एल्फ को अल्फा नाम दिया। यहीं से उनकी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसे उन्होंने शैडो गार्डन कहा, और उनका मकसद था ऐसे लोगों को बचाना जो अल्फा की तरह बुरे कर से पीड़ित थे और कल से लड़ाई करना। लेकिन क्लेयर के 15वें जन्मदिन पर उसे मिडगार एकेडमी में एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाना था। लेकिन जिस दिन वो जाने वाली थी, वो अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। अल्फा ने क्लेयर की खोज का नेतृत्व किया और बाकी मेंबर्स ने तुरंत उस जगह को ट्रैक कर लिया जहां उसे ले जाया गया था। सिड ने अपनी 7 शैडो को बुलाया और मिशन दिया कि उसकी बहन क्लेयर को बचाया जाए। जब क्लेयर को किडनैप करने वाला लीडर उससे बात कर रहा था, तो उसे यह पता नहीं था कि 7 शैडो उसके साथियों पर हमला कर रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो अल्फा ने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। उसने एक ड्रग निगल लिया जिससे वो और भी ताकतवर हो गया। वो अपनी तलवार को जमीन में घूमकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मुठभेड़ शैडो से हो गई। उन दोनों में लड़ाई हुई। जब वो शैडो से हारने लगा, तो उसने एक और ड्रग ली जिससे उसे बहुत ताकत मिली। लेकिन ये शैडो की ताकत के आगे नहीं टिक पाया और वह लड़ाई हार गया। क्लेयर को बचाने के बाद वो मिडगार एकेडमी में पढ़ाई करने चली गई। कुछ समय बाद सिड भी 15 साल का हो गया और उसी स्कूल में एडमिशन लिया जहां उसकी बहन पढ़ती थी। वहां उसकी मुलाकात उसके 2 दोस्तों स्केल और पो से हुई। उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि जो भी तीनों में से टेस्ट में सबसे कम नंबर लाएगा, उसे सजा दी जाएगी। सजा यह थी कि उसे मिडगार की प्रिंसेस एलेक्सिया के सामने अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा। एलेक्सिया स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। अफसोस की बात यह थी कि जो भी लड़का उसे प्रपोज करता, वो अभी तक किसी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं हुई थी। जब रिजल्ट आया तो सिड के सबसे कम नंबर थे, इसलिए उसे सजा भुगतनी पड़ी। दोपहर को क्लास के बाद सिड ने एलेक्सिया के पास जाकर प्रपोज कर दिया, जबकि उसके दोस्त दूर से ये सीन देख रहे थे। सिड ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो नर्वस और घबराया हुआ हो, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एलेक्सिया उसे तुरंत मना कर देगी। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि एलेक्सिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अचानक उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी। सिड अचानक फेमस हो गया और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की नजरें अब उस पर थी, क्योंकि सबको खबर लग गई थी कि एलेक्सिया अब उसकी गर्लफ्रेंड है। एलेक्सिया अचानक सिड के पास बैठने लगी और उसके साथ लंच करने लगी। एलेक्सिया ने उसे अपनी फेंसिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया। अपनी पावरफुल पोजीशन का इस्तेमाल करके उसने सिड को अपने क्लास में शामिल कर लिया, भले ही वो सबसे लोअर सेक्शन से था। इस क्लास के टीचर का नाम जेनन था और वो आदमी था जिसे एलेक्सिया के पेरेंट्स ने उससे शादी करने के लिए चुना था।
यही वजह थी कि एलेक्सिया ने सिड को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहा और ऐसा दिखाया कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि वो जेनन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने सिड को इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि वो लोअर क्लास का लड़का है और वो उसे थोड़े से पैसे में अपने इशारों पर चला सकती है। और उसकी उम्मीद सही निकली, क्योंकि जब तक पैसे का सवाल था, सिड उसके सभी ऑर्डर्स मानता हुआ दिख रहा था। जैसा कि दोनों ने तय किया था, उन्होंने अपने फेक रिलेशनशिप को जारी रखा। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल में एंटर करने वाले थे, तो 3 लोग सिड का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सिड पर एलेक्सिया को किडनैप करने का इल्जाम लगाया, क्योंकि वो आखिरी इंसान था जिसे एलेक्सिया के साथ देखा गया था जब वो गायब हुई थी। सिड को एक कमरे में ले जाकर टॉर्चर किया गया ताकि वो कबूल कर सके कि उसने एलेक्सिया को कहां ले जाया है। सिड ने खुद को चोटिल दिखाया ताकि वो लोग उसे एक आम इंसान समझें और ज्यादा शक ना करें। उधर एलेक्सिया की आंख खुली तो उसने खुद को एक जेल में बंधी हुई पाया। तभी उसने देखा कि उसके पास एक खतरनाक सी दिखने वाली औरत थी। फिर एक आदमी वहां आया और उसके खून को निकालने के लिए इंजेक्शन लेकर आया। उसने बताया कि उन्हें उसके खून की जरूरत है उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो वो लोग कर रहे हैं। सिड को टॉर्चर करने के बाद उसे दोपहर में छोड़ दिया गया, लेकिन अब भी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे जब वो घर जा रहा था। जब सिड अपने रूम में पहुंचा तो वहां अल्फा उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने बात की और अल्फा ने सिड को शैडो गार्डन की ऑपरेशंस के बारे में अपडेट दी। उन्हें पता था कि एलेक्सिया का किडनैप कल्टिस्ट्स ने किया है, क्योंकि उन्हें उसके खून की जरूरत थी। अल्फा ने जाने से पहले सिड से पूछा कि क्या वो चाहती है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। कुछ घंटे बाद बीटा आई और ऑपरेशन के बारे में अपडेट देने लगी और उसने बताया कि सारे शैडो तैयार हैं। सिड नीचे गया और उन 2 कल्ट मेंबर्स का सामना किया, क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने उसके घर में सबूत प्लांट किए थे जो फिर से उसे गिरफ्तार कराने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे। अचानक 2 लोग जमीन पर गिर गए और वो दोनों कल्टिस्ट चौंक गए, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने सिड का पीछा करने का ऑर्डर दिया था। सिड ने तुरंत ही उन्हें मार दिया और फिर उनका मिशन शुरू हो गया। इस बीच एलेक्सिया बहुत कमजोर हो चुकी थी। जो उसके साथ अब तक किया गया था उससे वो आदमी फिर आया और इस बार उसके पास एक बड़ा इंजेक्शन था जिसमें खून भरा हुआ था। उसने वो खून मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली औरत को इंजेक्ट कर दिया और वो अचानक एक भयानक क्रीचर बन गई। उस मॉन्स्टर ने उसी आदमी को मार दिया जिसने उसे खून का इंजेक्शन दिया था और फिर उसने एलेक्सिया को बंधन से आजाद कर दिया। लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक उग्र हो गया और भागने के लिए जगह को तहस-नहस करने लगा। तभी एलेक्सिया की बहन आइरिस ने अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन चाहे आइरिस जितनी भी ताकत से हमला करती, वो मॉन्स्टर तेजी से खुद को फिर से ठीक कर लेता। आइरिस ने सोचा कि अगर वो उस मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी तो शायद वो जल्दी से खुद को ठीक नहीं कर पाएगा। तभी अल्फा ने इंटरवीन किया और बताया कि मॉन्स्टर को आइरिस के हमलों से दिक्कत हो रही है। फिर अल्फा ने कुछ ऐसा किया जिससे मॉन्स्टर तुरंत अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। एलेक्सिया ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया और अचानक उसकी मुलाकात जेनन से हो गई। उसे देखकर वो हैरान रह गई। जेनन ने बताया कि वो इस फैसिलिटी का मालिक है और उसने इस एक्सपेरिमेंट को फंड किया था। एलेक्सिया को गुस्सा आ गया और उसने जेनन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और जेनन ने आसानी से उसे हरा दिया। तभी शैडो वहां आया और उसने खुद को दोनों के सामने इंट्रोड्यूस किया। जेनन ने शैडो पर हमला किया, लेकिन उसकी स्पीड देखकर वो हैरान रह गया। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और जेनन ताकतवर ऑरा दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शैडो इस लड़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा था। एलेक्सिया ने नोटिस किया कि शैडो का तलवार चलाने का स्टाइल बिल्कुल वैसे ही साधारण था जैसे वो करती है। जब जेनन किसी भी तरह से शैडो को हरा नहीं पाया तो उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने लाल रंग की दवा पी और वो एक बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर जैसा क्रीचर बन गया। जेनन ने तुरंत शैडो पर हमला किया, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाया। शैडो ने उसे बुरी तरह पीट दिया। फिर शैडो ने एक बहुत ही ताकतवर ऑरा छोड़ा और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग अटैक से जेनन का काम तमाम कर दिया।
इसके बाद आयरिस ने एलेक्सिया को देखा और दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लिया। अगले दिन सिड और एलेक्सिया की बातचीत हुई। एलेक्सिया ने उससे विनती की कि वो उनके फेक रिलेशनशिप को जारी रखे, लेकिन सिड ने मना कर दिया। इस पर एलेक्सिया को इतना गुस्सा आया कि उसने सिड पर हमला कर दिया। सिड, जो खून से लथपथ था, चलते चलते शहरी से टकरा गया। इस बीच दूसरी ओर शैडो गार्डन के बाकी मेंबर्स ने मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अपनी पिछली रात के ऑपरेशन के नतीजों पर चर्चा की। उन्हें यह भी पता चला कि कोई ग्रुप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है। एक दिन आयरिस और एलेक्सिया शैरी के पास कुछ दिखाने आई, जो उन्होंने कल्ट की फैसिलिटी में ढूंढा था, जहां पिछली रात उनकी लड़ाई हुई थी। उन्हें यकीन था कि शैरी, जो अपनी रिसर्च स्किल्स के लिए मशहूर थी, इस मामले में और गहरी जानकारी जुटा सकती थी। इसी बीच सिड और उसके दोस्त एक नए खुले स्टोर को देखने गए। जब वे लाइन में खड़े थे, एक महिला जो उस स्टोर की एम्प्लॉय थी, उनके पास आई और सिड को सर्वे करने के लिए इनवाइट किया। सिड ने मान लिया और उसके साथ स्टोर के अंदर चला गया। वे बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर पहुंचे और वहां उन्होंने गामा नाम की एक महिला को देखा, जो कि शैडो गार्डन की मेंबर भी थी। फिर सिड को पता चला कि वो स्टोर की मालकिन भी वही है। गामा ने सिड को बताया कि उसने सिड के दिए हुए आइडिया का इस्तेमाल करके ये बिजनेस खड़ा किया। सिड को उसकी इस कामयाबी पर यकीन नहीं हुआ। भले ही वो मानता था कि गामा 7 शैडो में सबसे स्मार्ट है, लेकिन उसकी एक कमी थी, उसकी क्लमसीनेस। फिर उन्होंने उस इम्पोस्टर के बारे में बात की, जो शैडो गार्डन के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। गामा ने न्यू नाम की एक नई मेंबर का भी इंट्रोडक्शन दिया, जिसे अल्फा ने भी उसकी फाइटिंग स्किल्स के लिए सराहा। इसके बाद तीनों जल्दी घर के लिए निकले, क्योंकि उन्हें कर्फ्यू टाइम से पहले पहुंचना था। अचानक सिड को कुछ अजीब महसूस हुआ और वो रुक गया। सिड ने पेट दर्द का बहाना बनाकर स्केल और पो को पहले घर जाने के लिए कहा। उसे पता था कि एलेक्सिया पास ही थी और शैडो गार्डन के इम्पोस्टर से लड़ रही थी। जब उन्होंने एलेक्सिया को घेर लिया तो शैडो उसे बचाने के लिए आया और तुरंत उनमें से एक को मार डाला। बाकी 2 जल्दी से भाग गए, लेकिन शैडो ने उनका पीछा किया और एक और इम्पोस्टर को खत्म कर दिया। न्यूज़ सामने आई और शैडो से विनती की कि उसे दुश्मन से निपटने दे। दुश्मन ने तुरंत न्यू पर हमला किया, लेकिन उसने पहले ही उस इम्पोस्टर को मार डाला। लाइब्रेरी में सिड इस बात पर सोच रहा था कि वो अपना चॉकलेट किसे देगा। फिर उसने तय किया कि पहली महिला जिसे वो देखेगा उसे ही चॉकलेट देगा। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, शैरी बहुत सारी किताबें उठाए हुए आई। उसने किताबें उसके पास रख दी तो सिड ने उसे चॉकलेट दे दिए। जब सिड स्कूल जा रहा था, उसे तुरंत महसूस हुआ कि न्यू उसका पीछा कर रही है। दोनों ने बातचीत की और न्यू ने उसे पिछली रात पकड़े गए लोगों के बारे में अपडेट दी। न्यू ने बताया कि उस व्यक्ति का दिमाग ब्रेन वॉशिंग के बाद खराब हो गया था, इसलिए वो कोई भी जानकारी नहीं निकाल पाई। मास्टरमाइंड उन बच्चों को ले रहा था जो जादू का इस्तेमाल कर सकते थे, अनाथालयों और गरीब परिवारों से, ताकि वे डेविल्स बना सके। ये इम्पोस्टर्स शैडो गार्डन का नाम भी इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि असली मेंबर्स खुद को सामने लाने पर मजबूर हो जाएं। न्यू ने सिड को बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन सिड के दिमाग में डुअल इवेंट चल रहा था जो होने वाला था। सिड को ड्यूल में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि स्केल और पो ने बहुत जिद की थी। उसने हाँ कर दी क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहा था। उसका मुकाबला रोज, जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी, के साथ होना था। सिड ने खुद को कमजोर दिखाने का नाटक किया और हर बार खुद को तलवार से मार खाने दिया। इसके बावजूद हर अटैक के बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ। जब रोज अपने अगले अटैक के लिए अपना मजबूत जादू इस्तेमाल करने ही वाली थी, रेफरी ने लड़ाई रोक दी और तुरंत रोज को विजेता घोषित कर दिया। शैरी ने सिड को बुलाया और दोनों साथ में कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। शैरी ने उसे चॉकलेट के बदले एक बैग भरकर कुकीज दी, ये जताने के लिए कि वो उसकी आभारी है। उसने सिड से कहा कि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। सिड को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, इसलिए उसने दोस्ती के लिए हाँ कर दी। शैरी के फोस्टर फादर भी उनके साथ बातचीत में शामिल हो गए और उन्होंने सिड को पहचान लिया। तब सिड को समझ आया कि शैरी बार्नेट है। एक दिन जब वो क्लासरूम में थे,
रोज और एक लड़की चुनाव की जानकारी देने आई। जब उसकी साथी चुनाव के बारे में डिटेल समझा रही थी, सिड को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी कुछ लोग अंदर घुस आए और खुद को शैडो गार्डन के मेंबर्स बताया। रोज लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाई। अचानक एक आदमी ने रोज पर हमला कर दिया और सिड ने उसे धक्का देकर बचाने की कोशिश की, जिससे वो खुद तलवार से घायल हो गया। इस वजह से एक और लड़की सिड के हीरोइज्म से काफी इंप्रेस हो गई। सिड ने मरने का नाटक किया और वहीं पड़ा रहा, जबकि बाकी छात्रों को ऑडिटोरियम ले जाया गया। जब कोई नहीं देख रहा था, सिड उठ खड़ा हुआ और अपने जख्म को ठीक कर लिया। इस बीच जब शेरी एक आर्टिफैक्ट का अध्ययन कर रही थी, तो एक दुश्मन रेक्स खिड़की से अंदर घुस आया। शेरी के गार्ड्स ग्लेन और मार्को तुरंत आए और शेरी को वहां से निकलने में मदद की। उन्हें पहले से ही पता था कि दुश्मन उस आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहते हैं जो शेरी के पास था। सिड उन दुश्मनों को निशाना बना रहा था जिन्हें वो नीचे देख सकता था। शेरी एक ऐसे कमरे की ओर जा रही थी जहां जादू से संबंधित जानकारी वाली किताबें रखी थी। सिड ने गुपचुप तरीके से उसकी मदद की ताकि दुश्मन उसे पकड़ न सके। जब शेरी सीढ़ियों से गिरने वाली थी, सिड ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ किताब ढूंढने में उसकी मदद की। किताब मिलते ही शेरी ने बताया कि स्कूल में जो आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो जादू को रोकने वाला आई ऑफ एवेरेस्ट है। उसने ये भी कहा कि वो जिस आर्टिफैक्ट का अध्ययन कर रही है उससे इसे रोक सकती है। शेरी का प्लान था कि वो बेसमेंट टनल से ऑडिटोरियम तक पहुंचे। उसे शक था कि आई ऑफ एवरेस्ट वही था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स वही इकट्ठे थे। अगर वो आर्टिफैक्ट को आई ऑफ एवरेस्ट के पास एक्टिवेट कर देती तो वो इसे रोक सकती थी, लेकिन उसने वो चीज अपने रूम में छोड़ दी थी जिसकी उसे जरूरत थी। इसलिए सिड ने खुद को वॉलंटियर किया कि वो उसके लिए वो सामान ले आएगा। इधर रेक शेरी को ढूंढ रहा था और उसके 4 असिस्टेंट्स उसके साथ थे। सिड ने उन सबको एक एक करके मार गिराया जब तक कि रेक्स अकेला नहीं बचा। रेक्स अपनी सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सिड ने उसे बुरी तरह पीट दिया। आखिर में रेक्स एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां उसके सारे मरे हुए साथी पड़े थे जिन्हें सिड नहीं मारा था। यह देखकर रेक्स डर से कांप गया और सिड ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। न्यू को ग्लेन और मार्को की लाशें मिली जिन्हें वो पर्सनली जानती थी। जब सिड आया तो उसने रिपोर्ट दी कि शैडो गार्डन के मेंबर स्कूल में घुस चुके हैं और बस सिड के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान आयरिस का ग्रुप स्कूल के बाहर था, लेकिन मैजिक के असर से अंदर कुछ नहीं कर पा रहा था। न्यू ऑडिटोरियम में गई और कैप्टिव बनने का नाटक किया। वो गामा के ग्रुप को सिग्नल देने वाली थी जो पहले से ही ऑडिटोरियम के ऊपर तैनात थे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई, शेरी ने आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करने की कोशिश की और इसमें कामयाब रही। फिर वो बेसमेंट टनल से ऑडिटोरियम की ओर चली गई। शैडो गार्डन के इंपोस्टर्स का लीडर परेशान था कि रेक्स अब तक क्यों नहीं लौटा। तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। दुश्मनों ने एक एक करके छात्रों को मारना शुरू कर दिया। शेरी ऑडिटोरियम में पहुंची और उसने तुरंत आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया, जिससे पूरे स्कूल के आसपास फैला हुआ मैजिक गायब हो गया। जैसे ही रोज को यह महसूस हुआ, उसने तुरंत दुश्मन पर हमला कर दिया और बाकी स्टूडेंट्स को भी दुश्मनों पर अटैक करने का हुक्म दिया। स्टूडेंट्स तेजी से दौड़े और रोज के आदेश का पालन किया। दुश्मनों के लीडर ने अपने लोगों को स्टूडेंट्स को मारने का ऑर्डर दे दिया। तभी शेरी ने आर्टिफैक्ट उठाकर फेंक दिया और अचानक शैडो और शैडो गार्डन के बाकी मेंबर्स वहां आ गए। शैडो गार्डन के मेंबर्स दुश्मनों से लड़ने लगे। इस बीच रोज ने इस मौके का फायदा उठाकर स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम से बाहर निकलने का कहा। शेरी अपने फोस्टर फादर को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उसे गैस लीक का अंदाजा हुआ। कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग में धमाका हो गया और गामा और बाकी मेंबर्स जो बाहर थे, उन्होंने देखा कि स्कूल की दूसरी बिल्डिंग्स भी आग की लपटों में घिरी हुई थी। यह सब दुश्मनों के लीडर ने किया था, जो काम पूरा होते ही वहां से निकल गया। आयरिस और उसकी टीम स्कूल में घुस गई और स्टूडेंट्स की मदद करने लगी। आयरिस को रोज मिली और उसने उसे सारी घटना के बारे में बताया कि वहां 2 ग्रुप थे जो खुद को शैडो गार्डन कह रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। जैसे ही सबने वहां से निकलने की कोशिश की,
शैडो गार्डन के असली मेंबर्स ने दुश्मनों का खात्मा कर दिया और गामा की टीम ने स्कूल से जो चाहिए था वो हासिल कर लिया। अब वो सिर्फ शैडो का इंतजार कर रहे थे कि वो दुश्मनों के लीडर का खात्मा करे। दुश्मनों का लीडर एक कमरे में किताबों को एक एक करके जला रहा था। तभी सिड वहां आया और उसने पहले ही पता कर लिया था कि दुश्मनों का लीडर असल में स्कूल का असिस्टेंट प्रिंसिपल और शैरी का फोस्टर फादर लूथन बार्नेट है। लूथन ने सिड को अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें उसने बताया कि वो शैरी की मां से कैसे मिला, जो एक बेहतरीन रिसर्चर थी। जब शैरी की मां को आई ऑफ एवरेस्ट आर्टिफैक्ट मिला, जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रही थी, तो उन्होंने इसे सरकार को सौंपने की योजना बनाई, क्योंकि ये एक खतरनाक चीज थी। लेकिन लूथन को ये आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए उसने शैरी की मां को मार डाला और अब तक शैरी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सिड और लूथन के बीच लड़ाई शुरू हो गई और सिड ने पहले ऐसा दिखाया कि वो हार गया। तभी शैडो ने लूथन पर हमला किया और उसने आई ऑफ एवरेस्ट का इस्तेमाल अपने शरीर पर किया, जिससे उसे जबरदस्त ताकत मिल गई। लेकिन चाहे लूथन कितना भी अटैक करता, वो शैडो को छू भी नहीं पा रहा था। उसने अपना सबसे ताकतवर हमला किया, लेकिन खुद ही घायल हो गया। लूथन ने फिर से शैडो पर हमला किया और उसे बताया कि उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है। वो चाहता था कि सारी दुनिया शैडो को इन सब घटनाओं का दोषी माने और उसे गद्दार घोषित करे। शैडो ने जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शैडो गार्डन कभी अच्छा या बुरा बनने का रास्ता नहीं चुनता। वो सिर्फ वही करता है जो उसे सही लगता है। शैडो ने लूथन के हाथ पैर एक एक करके भेद दिए, ठीक वैसे ही जैसे लूथन ने शैरी की मां के साथ किया था। फिर शैडो वहां से चला गया, लेकिन शैरी वहां पहुंच चुकी थी और उसने अपने फोस्टर फादर की मौत को अपनी आंखों से देखा। सिड ने उसे सच्चाई नहीं बताई। जब सिड स्कूल से जा रहा था, तो शैरी ने उससे विदाई लेने के लिए मुलाकात की। उसने सिड का शुक्रिया अदा किया और बताया कि अब वो लैगस में पढ़ाई करने का फैसला कर रही है। उसने ये भी कहा कि अब उसके पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। स्कूल की तबाही के कारण बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने घर लौट गए। सिड के पास घर जाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन से छिप गया ताकि वो उसे वापस न ले जाए। तभी उसे अल्फा से एक लेटर मिला, जिसमें उनके अगले मिशन के बारे में बताया गया था, जो सेक्रेड लैंड में था। इस बीच शैडो गार्डन की मेंबर्स बीटा और एप्सिलॉन आपस में इस बात पर झगड़ने लगी कि सिड ने उनमें से किस पर ज्यादा ध्यान दिया। उनके झगड़े के बीच नीव आ गई और उसने अल्फा द्वारा भेजे गए नए मिशन की जानकारी दी। दूसरी ओर एलेक्सिया और आइरिस गामा की शॉप पर गई, ताकि एलेक्सिया उन चीजों की शॉपिंग कर सके जो उसे सेक्रेड लैंड की यात्रा के लिए चाहिए थी। सिड भी सेक्रेड लैंड की यात्रा पर निकल पड़ा और रोज भी उसके साथ थी। वो असल में जल्दी ही वहां पहुंच सकता था, बस उसे अंधेरा होने तक इंतजार करना था ताकि वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग सके। लेकिन उसने आम इंसानों की तरह ट्रेन से जाने का फैसला किया और बाद में उसे एहसास हुआ कि ये उसका गलत फैसला था। जैसे ही सिड ट्रेन स्टेशन पहुंचा, रोज ने उसे देख लिया और यही वजह थी कि वे दोनों एक साथ उस ट्रिप पर थे। जब वे सेक्रेड लैंड पहुंचे, तो दोनों सड़क पर बिक रहे सामानों को देखने लगे। चलते चलते रोज ने अपने फेवरेट राइटर नट्सुमी को देखा, जो अपनी किताबें खरीदने वालों को ऑटोग्राफ दे रहा था। रोज ने तुरंत लाइन में लगकर अपने फेवरेट राइटर से ऑटोग्राफ लेने का मौका लिया। सिड ने जब शेल्फ पर रखी किताबों को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि ये वही किताबें हैं जो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ी थी। उसने सोचा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और शायद कोई और भी उसी की तरह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया है। वो लाइन में गया और पता चला कि ये बीटा है। ठीक गामा की तरह बीटा ने भी सिड से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया। चूंकि बीटा को साहित्य पसंद था, उसने वही कहानियां लिखी और उन्हें किताबों के रूप में प्रकाशित कर दिया। सिड ने सोचा था कि बीटा ने सिर्फ आइडिया लिया होगा, लेकिन असल में उसने पूरी कहानी ही कॉपी कर दी थी। ऑटोग्राफ के बजाय बीटा ने किताब में अगले मिशन की सारी जानकारी डाल दी। अल्फा कैथेड्रल पहुंची और आर्चबिशप ड्रेक का मरा हुआ शरीर पाया। आर्चबिशप के बाकी साथी वहां आए और उन्होंने अल्फा को कैथेड्रल से बाहर जाते देखा, तो उसके ऊपर इस मर्डर का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने तुरंत पूरे कैथेड्रल को बंद करने का आदेश दिया
ताकि अल्फा वहां से बाहर न जा सके। सिड जब आइसक्रीम खा रहा था और ऊपर से इलाके का मुआयना कर रहा था, तभी उसने देखा कि कोई इमारत की छत पर दौड़ रहा है। जैसे ही वो शख्स नीचे उतरा, उसने सिड को अपनी तरफ आते देखा और उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसकी मार सिर्फ सिड की आइसक्रीम खाने वाली चम्मच पर लगी। तभी ऊपर से किसी ने उस आदमी पर अटैक किया और वो फौरन मर गया। ये एप्सिलॉन थी, जिसने सिड को मौजूदा मिशन की स्थिति बताई, जिसमें आर्चबिशप की हत्या और उसके कातिल की जानकारी भी थी। अगले दिन सिड ने हॉट स्प्रिंग में नहाने का फैसला किया, लेकिन वहां एलेक्सिया भी थी। उसे सिड को वहां देखकर बड़ा शौक लगा। सिड आराम से बैठा था, लेकिन एलेक्सिया को काफी अजीब महसूस हो रहा था। वो ज्यादा देर तक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और सिड से बात करने लगी। सिड ने उससे पूछा कि वो सेक्रेड लैंड क्यों आई है। एलेक्सिया ने बताया कि वो गॉडेस ट्रायल के लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलवाई गई है। चूंकि सिड को गॉडेस ट्रायल के बारे में कुछ पता नहीं था, एलेक्सिया ने उसे समझाया कि ये साल में एक बार होने वाला इवेंट है, जब सैंक्चुअरी का दरवाजा खुलता है और एक रिचुअल बैटल होती है। प्राचीन योद्धा सैंक्चुअरी से जागते हैं और किसी भी चैलेंजर के साथ लड़ाई करते हैं। एलेक्सिया ने आर्चबिशप की हत्या के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि सेक्रेड लैंड आने का उसका एक मकसद इस मर्डर की जांच करना भी था। सिड ने बात का रुख बदलते हुए कहा कि वो उसकी एक्सकैलिबर को घूरना बंद करे। एलेक्सिया को शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने सिड के एक्सकैलिबर को एक वर्म, कीड़ा कह दिया, जिस पर सिड ने जवाब दिया कि उसे बाहरी दिखावट पर तुरंत जज नहीं करना चाहिए। फिर सिड अचानक एलेक्सिया के सामने खड़ा हो गया, जिससे वो चौंक गई। सिड नहाकर बाहर चला गया और एलेक्सिया वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। फिर गॉडेस ट्रायल का दिन आ गया, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, जिनमें रोज और बीटा भी थी, जिसे ज्यादातर लोग नट्सुमी के नाम से जानते थे। जब आर्चबिशप नेल्सन बोल रहे थे, एलेक्सिया को याद आया कि उसने आर्चबिशप के ऑडिट करने के लिए उसे मना कर दिया था। तभी नट्सुमी का नाम पुकारा गया तो एलेक्सिया ने बगल में बैठी लड़की की ओर ध्यान दिया। नट्सुमी ने अपना सिर घुमाया और एलेक्सिया को घूरते हुए सोचा कि उसे वो सब कुछ मिलने का हक है जो एलेक्सिया के पास है, जैसे सिड या शैडो के साथ उसका समय। एलेक्सिया को गुस्सा आया और उसने नट्सुमी के पैर पर दबाव डाल दिया, जबकि रोज मुस्कुराते हुए सिड को देख रही थी। फिर लड़ाई शुरू हुई और सिड का नाम एक चैलेंजर के तौर पर पुकारा गया, जिससे एलेक्सिया और नट्सुमी दोनों चौंक गए। सिड सोच रहा था कि जब वो एरिना में पहुंचेगा तो उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। पहला, वो सोचता था कि सिड से लड़े, लेकिन अगर कोई शक्तिशाली प्राचीन योद्धा बाहर आया तो दर्शक उसे ताकतवर समझेंगे। दूसरा, वो भाग सकता था, लेकिन फिर उसके स्कूल का नाम लिया गया था और इससे स्कूल की इज्जत पर असर पड़ सकता था। तीसरा, वो सोच रहा था कि ये उसके लिए बेहतर होगा, तो उसने शैडो की तरह लड़ा और उसका सामना हुआ ऑरोरा से, जिसे कैलेमिटी की चुड़ैल कहा जाता था। चूंकि एलेक्सिया और रोज को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बीटा ने उन्हें बताया कि ऑरोरा कितनी ताकतवर है। फिर बीटा ने नेल्सन से कहा कि वो ऑरोरा के बारे में और बताए। नेल्सन ने बताया कि वो इतिहास की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी है। उसने ये भी कहा कि शैडो काफी दुर्भाग्यशाली है कि उसका मुकाबला ऑरोरा से हो रहा है, क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन एलेक्सिया ने नेल्सन की बात से सहमति नहीं जताई, क्योंकि अगर शैडो का मुकाबला ऑरोरा से हो रहा था तो इसका मतलब शैडो की ताकत ऑरोरा के स्तर की होगी। ऑरोरा ने अपनी पहली हमले की कोशिश की, लेकिन शैडो ने सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लिया। वो लगातार उस पर हमला करती रही, लेकिन एक मौके पर शैडो ने उसे पलटकर एक ही हमले में हराया। शैडो तुरंत वहां से चला गया। जैसे ही ऑरोरा गायब हुई, एरिना की दीवारें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी और जब वो पूरी तरह से टूट गई तो एक दरवाजा दूसरे आयाम की ओर खुला। शहर के एक बड़े हिस्से में लाल रोशनी फैल गई। हालांकि शैडो पहले ही दरवाजे से बाहर जा चुका था, वो दरवाजा फिर भी उसके पीछे दिखाई दे रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि ये दरवाजा उसे कहीं भी जाने दे, वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। सिड ने उस शख्स के बारे में सोचा जिसके साथ उसने लड़ाई की थी और उसने तय किया कि वो उस दरवाजे में प्रवेश करेगा जो उसे दूसरे आयाम में ले जाएगा। नेल्सन यकीन नहीं कर सका कि गॉडेस ट्रायल के बीच में
अचानक सैंक्चुअरी का दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा खुलने वाला था तो नेल्सन ने तुरंत आदेश दिया कि लोग उसके पास न जाएं और एरिना छोड़ दें। अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन शैडो गार्डन के दूसरे सदस्य भी पहुंचे। एलेक्सिया ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक दरवाजा बंद न हो जाए वे कोई कदम न उठाएं। लेकिन अल्फा और डेल्टा दरवाजे के पास पहुंचे और तुरंत उसमें प्रवेश कर गए। एप्सिलॉन ने नेल्सन को सैंक्चुअरी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे एग्जीक्यूशन वेनम ने हमला किया। एप्सिलॉन ने इस हमले से बचकर तुरंत शत्रु को हराया और फिर नेल्सन को जबरदस्ती सैंक्चुअरी में ले गई। जब बीटा ने दरवाजे में प्रवेश किया, एलेक्सिया और रोज ने उसका पीछा किया। किंवदंती के अनुसार शैतान का हाथ यहां सील किया गया था, जिसे नायक ओलिवियर ने हराया था। लेकिन अल्फा और शैडो गार्डन के सदस्य इस दरवाजे के बारे में यह जानने में ज्यादा रुचि रखते थे कि वे क्या नया सीख सकते हैं, खासकर क्लिट्स और शैतानों के बारे में। जब उन्होंने हीरो ओलिवियर की मूर्ति देखी तो उन्हें यह एहसास हुआ कि ये एक महिला थी, जबकि शहर में प्रदर्शित मूर्ति से ये उलट था, और वह भी एक एल्फ थी जो अल्फा और शैडो गार्डन के दूसरे सदस्यों जैसी दिखती थी। सिड एक सफेद कमरे में गया जहां उसने ऑरोरा को देखा जो बंधी हुई बैठी थी। सिड ने उसे मुक्त किया और दोनों ने मिलकर सैंक्चुअरी से बाहर निकलने का निर्णय लिया। फिर ऑरोरा ने सिड को बताया कि सैंक्चुअरी को प्राचीन युद्ध की यादों की जेल कहा जाता है। अगर वे इसके जादुई केंद्र को नष्ट कर सके तो वो वहां से मुक्त हो सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि यहां वे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। जब वे बाग में घूम रहे थे तो उन्होंने छोटी ऑरोरा को रोते हुए देखा। दोनों उसके पास गए और क्योंकि ऑरोरा को उस बच्ची का रोना अच्छा नहीं लगा, उसने उसे थप्पड़ मारा। फिर अल्फा ने एक दरवाजा खोला और उन्हें ओलिवियर की यादों में ले आई। वे एक ऐसी जगह पर थे जहां कल्ट्स ने अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया था और उन पर प्रयोग किए थे। ज्यादातर बच्चे उन प्रयोगों को सहन नहीं कर पाए और उन पर होने वाले साइड इफेक्ट्स के कारण मारे गए। कुछ महिलाएं बच गई जिन्हें पोजेस्ड माना गया। ओलिवियर उन कुछ बच्चों में से एक थी जिन्हें कल्टिस्ट ने डियाब्लो सेल से इंजेक्ट किया था। जब ओलिवियर को शैतान की ताकत मिली तो उसे एक मिशन दिया गया था। जो सभी को पता था वो ये था कि उसका मिशन शैतान को हराना था, लेकिन असल में ओलिवियर को उस शैतान से और सेल्स प्राप्त करने थे। उसने उस आदेश का पालन किया, ये सोचकर कि ये लोगों की शांतिपूर्ण जिंदगी की ओर ले जाएगा। लेकिन भले ही ओलिवियर ने शैतान के कई हिस्से काट दिए, वो मरा नहीं। प्राचीन आर्टिफैक्ट्स का उपयोग करके वे शैतान के एक हाथ को रोकने में सफल हुए और जब उन्होंने उसे खोला तो उसके मांस से निकलने वाले खून का अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक दवाई बनाई जो पीने वाले को जबरदस्त ताकत देती थी। लेकिन असल में जो कल्ट्स चाहते थे वो एक ऐसी दवाई बनाना था जो न केवल अत्यधिक ताकत दे बल्कि किसी को बुढ़ापे से भी बचा सके ताकि वो शाश्वत जवानी का मालिक हो सके। इस दवाई को बीट्स ऑफ डियाब्लो कहा जाता था, लेकिन इसे लेने के लिए दो बातें याद रखना जरूरी थी। पहली ये कि इसे हर साल एक बार लिया जाना चाहिए ताकि इसका असर न जाए, और दूसरी ये कि एक साल में केवल 12 बीड्स ही बनाई जा सकती थी। कल्ट की उच्च रैंकिंग अधिकारियों, जिन्हें नाइट्स ऑफ राउंड्स कहा जाता था, में 12 सदस्य होते थे, जिनमें से एक आर्चबिशप नेल्सन था। अल्फा ने बताया कि बीट्स ऑफ डियाब्लो को परफेक्ट करने के लिए कल्ट्स को ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनके खून में ओलिवियर का रक्त हो। जब आर्चबिशप रूप बदलने वाला था तो उसे अचानक डेल्टा ने पीछे से छुरा मार दिया, लेकिन वो फिर भी जीवित था और उन पर हमला किया। इसलिए वे सभी अलग हो गए। अल्फा और बाकी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो पूरी तरह से सफेद थी, जहां उनका सामना नेल्सन और उसके क्लोन से हुआ, जबकि एप्सिलॉन और शैडो गार्डन के अन्य सदस्य पीछे रह गए। डेल्टा ने तुरंत नेल्सन पर हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। डेल्टा को कुछ अलग सा महसूस हुआ और अल्फा को भी। दरअसल जैसे जैसे वे सैंक्चुअरी के केंद्र के करीब पहुंच रहे थे, उनकी शक्तियां सोख ली जा रही थी, और नेल्सन दूसरी ओर जैसे जैसे वो केंद्र के करीब आ रहा था, उसकी ताकत बढ़ रही थी। नेल्सन को लगा कि उसके पास फायदा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी महिला विरोधी उतनी ही ताकतवर निकली जितना उसने सोचा भी नहीं था।
डेल्टा ने अपनी लोहे की स्लैब से नेल्सन के क्लोन को एक एक करके ढेर कर दिया। इसी बीच शैडो गार्डन के दूसरे सदस्य फैसिलिटी में घूम रहे थे। फिर उन्होंने किसी को देखा जो एक ज़ोंबी जैसा लग रहा था, और जैसे ही वो उनके पास आया, एप्सिलॉन उसके पास गई। जब वे मिले तो वो बच्चे की आत्मा जैसा बन गया और अचानक गायब हो गया। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कल्ट्स द्वारा किए गए प्रयोगों का डेटा था। वहां उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी पाई जो उन्हें कल्ट्स और शैतानों की जांच में मदद कर सकती थी। वहीं सिड और ऑरोरा उस स्थान पर पहुंचे जहां प्राचीन युद्ध हुआ था। एक विशाल गड्ढे में वे फिर से युवा ऑरोरा को देखते हैं। ऑरोरा ने सिड की तलवार उधार ली, और जैसे ही वो युवा ऑरोरा को मारने वाली थी, उसे अचानक उन लोगों द्वारा हमला किया गया जो युद्ध में मारे गए थे। किसी तरह सिड ने उसे बचा लिया, और फिर वे एक एक करके पड़े शवों से लड़े और उन्हें गिरा दिया। सिड ने युवा ऑरोरा पर अपनी तलवार से हमला किया, और फिर वे सैंक्चुअरी के केंद्र में पहुंच गए। वहां उन्होंने वो तलवार देखी जो उस दरवाजे की जंजीरों को तोड़ सकती थी। जब सिड ने उस तलवार को निकालने की कोशिश की तो ऑरोरा ने नीचे लिखा हुआ देखा कि केवल उस तलवार के मालिक के वंशज ही उसे निकाल सकते हैं। डेल्टा ने भी नेल्सन के दूसरे क्लोन से लड़ा, और अंत में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ओलिवियर की मूर्ति खड़ी थी। नेल्सन ने ओलिवियर को बाहर निकाला, जबकि एप्सिलॉन ने अल्फा को सूचित किया कि उनकी जांच पूरी हो गई थी। वे तुरंत उस स्थान को छोड़ने लगे, जबकि नेल्सन और ओलिवियर वहीं रह गए। अचानक नेल्सन को जानकारी मिली कि कोई सैंक्चुअरी के केंद्र में प्रवेश कर चुका था। जब सिड और ऑरोरा बात कर रहे थे, तब नेल्सन और ओलिवियर आए। सिड ने तुरंत देखा कि नेल्सन की महिला साथी अल्फा से मिलती जुलती है। नेल्सन ने ओलिवियर से कहा कि वो सिड को मार डाले, तो ओलिवियर ने सिड पर हमला करना शुरू कर दिया। ओलिवियर की तेज गति से वो सिड को कई बार हमला कर पाई, लेकिन नेल्सन को गुस्सा आ गया कि सिड अभी भी जिंदा था। ऑरोरा ने उसे रोकते हुए कहा कि वो सिड को बाहर निकालने का दूसरा तरीका ढूंढेगी। फिर नेल्सन ने कहा कि अगर वो उसके साथ सहयोग नहीं करती तो वो सिड को जिंदा नहीं छोड़ने देगा। ऑरोरा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने ही वाली थी कि सिड ने उनकी बातचीत को किया। उसने कहा कि वो इस बात से अपमानित महसूस कर रहा है कि उसे ओलिवियर से हारने वाला दिखाया जा रहा है। उसने कहा कि उसे ऑरोरा की मदद की जरूरत नहीं है। नेल्सन को और गुस्सा आ गया, और उसने ओलिवियर से फिर से हमला करने को कहा। ओलिवियर ने सिड को छुरा मारा, लेकिन सिड मुस्कुराया और अपनी एक आंख खोली। उसने ओलिवियर को पकड़ लिया और उसे काट लिया, जिससे वो तुरंत गायब हो गई। सिड ने नेल्सन की तरफ बढ़ते हुए ओलिवियर के और क्लोन को छोड़ने को कहा। उसने कुछ क्लोन को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। सिड ने अपनी आंख खोली और आसानी से उन सभी को हराया। नेल्सन शॉक था जब उसने सिड के हथियार और उसकी जादुई ताकत को देखा। सिड ने कहा कि उसे अपनी जादू को ज्यादा ठोस बनाना पड़ा ताकि उसे सैंक्चुअरी द्वारा आसानी से सोखा न जा सके। नेल्सन को गुस्सा आ गया और उसने सभी क्लोन से सिड पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया। तो सिड ने अपनी पूरी ताकत खोली और अल्फा और शैडो गार्डन के बाकी सदस्य बाहर खड़े होकर इस अत्यधिक शक्ति को देखकर हैरान रह गए। यहां तक कि दोनों राजकुमारियां भी इस शक्ति से चौंकी हुई थी। सिड ने शैतान के टूटे हुए हाथ और ऑरोरा के चेहरे को देखा। फिर वो अचानक उसकी बगल में जा गया। जब ऑरोरा ने उसे छुआ तो उसका हाथ धीरे धीरे गायब हो गया। ऑरोरा पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने सिड को धन्यवाद कहा कि वो उसे उसके साथ बिताए गए समय की यादें दे गया। इस बीच जब वे वापस चल रहे थे तो एलेक्सिया के मन में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे शैडो गार्डन और कल्ट्स के बारे में जानकारी जुटानी थी। वो उस ऑनगोइंग युद्ध में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में और जानकारी एकत्र करना चाहती थी। उसने रोज और बीटा से कहा कि वे उसके साथ मिलकर काम करें, और जो वो करने वाली थी उस पर सहमति जताई। दोनों ने उसकी योजना को स्वीकार किया। फिर एप्सिलॉन ने अल्फा को रिपोर्ट दी कि सैंक्चुअरी और पवित्र तलवार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उसने ये भी बताया कि वे उसके जादुई कोर से कोई सैंपल रिकवर नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बीटा के मिशन के बारे में बात की, जिसमें उसे प्रिंसेस से मिलकर सोशलाइज करना था।
एप्सिलॉन ने भी ये सही साबित किया कि अरोरा का असली नाम डायब्लो था, जो एक डेमन था। इसके बाद अल्फा ने उससे अगले मिशन के लिए तैयार होने को कहा, और वो मिशन था रॉयल कैपिटल मिडगार का। मिशन के दौरान गैमा एक एजेंट से मिली जो मैड लिब में जमीन बेच रहा था। एजेंट उसे जमीन खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा था, और तभी एनआईयू ने आकर बताया कि उस इलाके में पेट्रोलियम पाया गया है। गैमा ने तुरंत उस एजेंट से जमीन खरीदने का फैसला किया, और एनआईयू ने सबको नाइल रिवर के आसपास जमीन खरीदने के लिए भी कहा। गैमा ने अल्फा को जानकारी दी कि ओरियाना के रॉयल चांसलर पर्व अशद का मिडगार आने का प्लान है। इस बीच अलेक्सिया और उसकी बहन आयरिस स्नान करते हुए सेक्रेड लैंड में जो हुआ था उस बारे में बात कर रही थी। उन्होंने ओरियाना के राजा के बारे में भी चर्चा की, जो उनके राज्य का एक सहयोगी है। आयरिस ने बताया कि वो आगामी बुशन फेस्टिवल में भाग लेना चाहती है, क्योंकि अगर वो जीत जाती है तो उसे लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा और उसके पिता यानी राजा और उच्च अधिकारियों का ध्यान भी जाएगा। अलेक्सिया को चिंता थी कि कल्ट्स और शैडो गार्डन के लोग फिर से बुशन फेस्टिवल में घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन आयरिस को इससे फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उसे पता था कि शैडो गार्डन के लोग, खासकर शैडो, काफी पावरफुल है। अगर कल्ट्स और शैडो गार्डन ने बुशन फेस्टिवल में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें हराना होगा। जब रोज ट्रेनिंग कर रही थी तभी अचानक उसे अपने सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह चौंकी। बुशन फेस्टिवल की शुरुआत हुई और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते थे वे अलग अलग जगहों से आए थे। सिद एक इमारत की छत पर खड़ा होकर सभी प्रतियोगियों को देख रहा था। उसने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बनाया था, लेकिन वो इसे एक कमजोर प्रतियोगी के तौर पर पेश करने वाला था, ताकि लोग उसकी असली ताकत को देखकर चौंक जाएं। वो गैमा के पास गया और अपनी योजना में मदद मांगी, तो उसने बीटा का एक आविष्कार निकाला जो किसी के पूरे रूप को बदल सकता था। उसने सिद को मंडेन मैन का पर्सोना लेने की सलाह दी और सिद ने इसे मंजूरी दी। उसके बाद सिद ने मंडेन मैन के रूप में बाहर जाकर एनरोज से मुलाकात की। सिद के रूप में देखकर एनरोज ने उसे बुशन फेस्टिवल में भाग न लेने की सलाह दी। सिद ने जवाब दिया, दोस्त, क्या तुम किसी को उसकी बाहर की अपीयरेंस से जज करते हो? और फिर वो चला गया। लेकिन सिद को एनरोज का रिएक्शन पसंद आया, क्योंकि उसने अपने डिस्गाइज में सफलतापूर्वक काम किया था। तभी एक आदमी क्विंटन ने सिद को रोका, जो हमेशा बुशन फेस्टिवल में भाग लेता था। क्विंटन ने कहा कि उसे कमजोर लोगों की उपस्थिति पसंद नहीं है, और जब सिद ने कहा कि वो उससे भी कमजोर है तो क्विंटन गुस्से में आ गया। वो सिद को पीटने लगा, लेकिन एनरोज ने रोक लिया और कहा कि अब वो काफी हो चुका है। फिर एनरोज ने सिद के पास आकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सिद ने कहा कि अब उसे इलाज की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक दूसरे से मिलकर अपना परिचय दिया। सिद ने कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किया और स्कॉल से मिला। स्कॉल ने बताया कि वो बुशन फेस्टिवल की लड़ाइयों पर पैसों की बाजी लगाएगा। वो ये भी जानना चाहता था कि इस प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले रहे हैं, और उसके हिसाब से आयरिस और रोज इस प्रतियोगिता में जीतने वाले मुख्य दावेदार हो सकते हैं। शाम को जब सिद अपने घर लौट रहा था तब उसे रोज मिली। उसने सिद को बताया कि उसके पिता ने उसे उसके फियांसे से मिलवाया था, जो कि पर्व अशद था। फिर रोज ने बताया कि उसने तलवार क्यों पकड़ी और कैसे उसने अपने आसपास के लोगों की इच्छाओं की अवहेलना की, जो चाहते थे कि वो अपनी क्षेत्र की कला और संस्कृति का पालन करे। उसने ये भी कहा कि उसे तलवार पकड़ने में दिलचस्पी तब हुई जब उसे एक आदमी ने बचाया था, जो भी तलवार इस्तेमाल करता था। रोज जाने से पहले सिद से पूछा कि क्या वो चाहे जो हो उसे भरोसा करेगा। सिद ने हाँ कहा और रोज को वो खाना दे दिया जो उसने खरीदा था। अगले दिन स्केल ने सिद को प्रिलिमिनरी बैटल देखने ले जाया, क्योंकि उसे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स के बारे में डेटा इकट्ठा करना था ताकि वो उन पर दाव लगा सके। फिर वे मिले गोल्ड्यू से, जो एक और प्रतियोगी था, और उसने स्केल की मदद करने की पेशकश की ताकि वो सबसे मजबूत प्रतियोगियों को चुन सके। सिद थोड़ी देर के लिए चला गया क्योंकि मंडेन मैन की बारी थी और उसका मुकाबला गोंजालेस से था। गोल्ड्यू ने बताया कि उसने देखा था कि गोंजालेस का पावर लेवल 1364 था, जबकि मंडेन मैन का पावर लेवल सिर्फ 33 था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई सब हैरान रह गए जब गोंजालेस पहले ही गिर पड़ा मंडेन मैन के हमले की गति से।
दूसरे लोग ये नहीं देख पाए, लेकिन अन्ना रोज ने इसे देखा। गोल्ड्यू को शर्मिंदगी हुई और उसने अपनी गलतियों का तर्क देने की कोशिश की, लेकिन उसने स्केल को यकीन दिलाया कि कल होने वाली लड़ाई में सब बदल जाएगा, क्योंकि वो मंडेन मैन से लड़ेगा। इसलिए उसने स्केल से कहा कि उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि उसे किस पर दाव लगाना है। जब सिद वापस आया, स्केल ने तुरंत उससे कल के दाव के लिए पैसे मांगे, क्योंकि उसे यकीन था कि वे जीतेंगे। वहीं सिद आराम कर रहा था। स्केल जल्दी से अपने कमरे में गया और एक अखबार का कंटेंट दिखाया। अखबार में खबर थी कि रोज ने अपने फियांसे पर्व अशरद को चाकू मार दिया था और उसकी लोकेशन अभी तक नहीं पता चल पाई थी। रोज के साथ जो हुआ उसे जानकर अलेक्सिया और बीटा तुरंत मिली और इस बारे में चर्चा की। उन्होंने जाना कि ओरियाना के राज्य ने मिडगार के राज्य को इस मामले में दखल देने से मना कर दिया था। उन्हें चिंता थी कि रोज को कड़ी सजा मिल सकती है, क्योंकि रोज का फियांसे ओरियाना के एक ड्यूक का बेटा था। वे थोड़े राहत में थे कि ये मौत की सजा तक नहीं जाएगा, क्योंकि रोज एक प्रिंसेस थी। अलेक्सिया चाहती थी कि वो रोज से मिलकर उसकी बात सुने, इससे पहले कि ओरियाना के सोल्जर्स उसे पकड़ लें। बीटा ने कहा कि वो जानकारी इकट्ठा करेगी और उसने सुना था कि रोज के फियांसे के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं है, तो वो उस पर भी नजर रखेगी। अलेक्सिया आयरिस से मिलने का सोच रही थी ताकि वो सलाह ले सके। अलेक्सिया के जाने के बाद बीटा ने एक शैडो गार्डन सदस्य को आदेश दिया कि वो अलेक्सिया को पर्व अशरद और ओरियाना के राजपरिवार के बारे में जानकारी दे, ताकि अलेक्सिया और भी उलझी रहे और तुरंत कोई कदम न उठा सके। इसी बीच रोज एक अंडरग्राउंड सुरंग में छुपी हुई थी, क्योंकि वहां के जटिल रास्तों को देखकर उसने इसे एक अच्छा छुपने का स्थान समझा। सिद और स्केल प्रतियोगिता देख रहे थे और जब सिद नीचे आया तो उसने एक महिला से मुलाकात की, जिसने कहा कि उसे सिद में एक एल्फ की खुशबू आ रही है। महिला ने कहा कि वो अपनी बहन की बेटी को ढूंढ रही थी और हो सकता है कि उसे कोई एल्फ मिले जो उसकी बहन जैसी दिखती हो। जब महिला ने अपनी हुड हटाई, सिद को तुरंत एल्फा का ख्याल आया, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे कोई ऐसा नहीं पता जो उसकी बहन जैसी दिखती हो। तभी महिला ने सिद पर हमला कर दिया और सिद ने शॉक्ड और डरा हुआ होने का नाटक किया। महिला ने सोचा कि वो ताकतवर है, लेकिन उसे गलतफहमी हुई और उसने सिद को उठने में मदद की। फिर सिद ने उसका नाम पूछा और महिला ने खुद को बीट्रिक्स बताया। इस बीच अन्ना रोज प्रतियोगिता देख रही थी। तभी क्वेंटीन उसके पास आया और उन्होंने मंडेन मैन की पिछली लड़ाई के बारे में बात की। उन्होंने गोल्ड्यू का भी जिक्र किया, जो आज मंडेन मैन से लड़ेगा। अन्ना रोज ने कहा कि गोल्ड्यू को अनबिटन लेजेंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी ताकत से कमजोर प्रतिद्वंदी को देखकर तुरंत मुकाबला छोड़ देता है। वह ये जानती थी क्योंकि वे 3 बार इस टूर्नामेंट में एक दूसरे से भिड़ने वाले थे, लेकिन गोल्ड्यू हमेशा मुकाबले से पहले पीछे हट जाता था। उन्हें लगता था कि गोल्ड्यू में प्रतिभागियों की क्षमता का अच्छा आकलन था। यही वजह हो सकती है कि वो मंडेन मैन से नहीं हटा। जब लड़ाई शुरू हुई, गोल्ड्यू ने तुरंत हमला किया, लेकिन मंडेन ने इसे आसानी से डॉज कर लिया। गोल्ड्यू ने देखा कि अगर उसने ऐसे ही हमला जारी रखा तो क्या होगा, तो उसने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। क्वेंटीन ने नहीं देखा कि मंडेन ने क्या किया, लेकिन अन्ना रोज ने सिर्फ मंडेन की गर्दन में कुछ टूटने की आवाज सुनी। गोल्ड्यू बहुत गुस्से में था, क्योंकि मंडेन ने कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाया और उसे हराने का मौका गंवाने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए उसने गोल्डन ड्रैगन ब्लेड से अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो पास आया, मंडेन ने एक छींक मारी और उसे धक्का दे दिया। इस कारण मंडेन ने जीत हासिल की और लोग इस तेज बदलाव पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अन्ना रोज ने समझाने की कोशिश की कि शायद मंडेन को गोल्ड्यू का चमकदार आर्मर देखने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने छींक मारी। लेकिन क्वेंटीन इस बार नहीं माना और कहा कि अगर मंडेन इसी तरह जीतता रहा तो वो उसे प्रिलिमिनरी फाइनल्स में हराएगा। फिर वो चला गया। आयरिस ने पर्व अशरद से बात की और पूछा कि क्या वो बिल्कुल भी अतिरिक्त सुरक्षा नहीं चाहेंगे। पर्व अशरद को समझ आ गया था कि आयरिस क्या करना चाह रही थी, खासकर अलेक्सिया के अपहरण के बाद। जब किंग ऑफ ओरियाना बार बार पर्व अशरद के आदेशों का पालन करने की बात करता था, तो उसकी बातें आयरिस को बहुत चिढ़ा रही थी। प्रिलिमिनरी फाइनल्स में मंडेन ने जल्दी से क्वेंटीन को हरा दिया। अब मंडेन मेन टूर्नामेंट में आ चुका था
और वो अन्ना रोज से पहले राउंड में लड़ेगा। दर्शक उलझन में थे कि वे मंडेन पर दाव लगाएं या नहीं। इसी बीच रोज को उन लोगों ने देखा जो उसे ढूंढ रहे थे और वो मजबूर हो गई उनसे लड़ने के लिए। हालांकि उसने अपने तलवार से गार्ड्स को मारा, उसने ये सुनिश्चित किया कि वे लोग मारे नहीं जाएं। वो तुरंत भाग गई क्योंकि और लोग आ रहे थे और उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सिड टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा था, तभी स्केल ने उसे दिखाया कि जो भी रोज के बारे में जानकारी दे या उसे पकड़ कर लाए, उसे इनाम मिलेगा। स्केल चाहता था कि वे ये करें ताकि उन्हें इनाम मिल सके। सिड ने जब देखा कि क्लेयर घर में आ रही थी तो उसने तुरंत कपड़े बदले और स्केल को बाहर खींच लिया ताकि वे रोज को ढूंढने के लिए अपनी योजना शुरू कर सके। स्केल को नहीं पता था कि यह सिड का तरीका था समय बिताने का, जबकि उसकी बहन अभी भी ठीक मूड में नहीं थी। फिर सिड ने पियानो की आवाज सुनी और उसे अपने पिछले जीवन का ख्याल आया जब वो एक अच्छा पियानिस्ट था। वो चुपचाप सुनते हुए ये महसूस किया कि ये उसकी पसंदीदा मूनलाइट सोनाटा थी। उसने तुरंत सोचा कि इस दुनिया में कोई कैसे जान सकता है मूनलाइट सोनाटा, और फिर उसे ख्याल आया कि शायद वो शख्स भी जैसे वो फिर से जन्मा हो। जब वो उस बिल्डिंग में घुसा तो वहां एप्सिलॉन थी जो भी पियानो बजा रही थी, और सिड ने ये सब जाना। एप्सिलॉन ने सिड को बताया कि उसने रॉयल फैमिली से अपनी पियानो परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार जीता था। वो सिड को यह भी बताती है कि उसे ओरियाना के राज्य से निमंत्रण मिला था और ये दोनों काम एक साथ करने का एक अच्छा मौका था पियानिस्ट के रूप में और शैडो गार्डन के सदस्य के रूप में। सिड ने एप्सिलॉन से पूछा कि क्या उसे रोज के बारे में कोई जानकारी है। बीटा को यह काम सौंपा गया था, इसलिए एप्सिलॉन के पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ इतना जानती थी कि रोज अंडरग्राउंड सुरंग में छुपी हुई थी। तो सिड ने एप्सिलॉन से विदा ली और अपनी खोज जारी रखी। वहीं बीटा और अलेक्सिया मिली और रोज की खोज के बारे में चर्चा की। अलेक्सिया ने बताया कि आयरिस ने क्या कहा था। जब उसकी बहन ने किंग ऑफ ओरियाना से मुलाकात की तो वो अजीब लग रहा था। बीटा ने पूछा कि सीढ़ियां उन्हें कहां ले जाएंगी, तो अलेक्सिया ने बताया कि वे अंडरग्राउंड सुरंग की ओर जाएंगी और वहां रोज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रोज दूसरी ओर उन लोगों से लड़ते लड़ते थकने लगी थी जो उसे पकड़ने आ रहे थे। तभी उसे उन दिनों का ख्याल आया जब वो महल में अपने पिता को देखती थी, जो अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उसने तुरंत समझा कि यह पर्व अश्शत और अन्य अधिकारियों का काम था जो किंग को बदलने में शामिल थे। गुस्से में आकर उसने पर्व पर हमला किया, जिससे वो घायल हो गया, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो उनकी चाल में फंस गई है ताकि वे उसे पकड़ सके। वो जानती थी कि पर्व कल्ट का सदस्य था और उसके अन्य साथी ओरियाना के राज्य में फैले हुए थे। वो खुद को हार मानने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उस समय जो निर्दोष सैनिक थे वे बस आदेशों का पालन कर रहे थे और उन्हें भी चोटें आई थी। फिर उसे सिड की याद आई जब उसने उसे कहा था कि वो उस पर भरोसा करता है। तभी उसे अपने शरीर में शाप की वजह से तीव्र दर्द महसूस हुआ। मूनलाइट सोनाटा की धुन सुनते हुए उसने खुद को उठाया और चलने लगी। दूर से उसने देखा कि शैडो पियानो बजा रहा था। वो खूबसूरत संगीत पर ताली बजाते हुए खड़ी हुई। तभी शैडो उठकर उसके पास आया और उससे उसके भविष्य के बारे में पूछा। रोज ने उदास होते हुए जवाब दिया कि वो अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उससे ये सुनकर शैडो ने उसे शक्ति देने का फैसला किया और उसके शरीर से शाप गायब हो गया। कुछ देर बाद जो लोग रोज का पीछा कर रहे थे वे फिर से आए और उसे हमला करने की कोशिश की। अब रोज ने वो शक्ति इस्तेमाल की जो शैडो ने उसे दी थी। अलेक्सिया ने उस शक्तिशाली ताकत को महसूस किया और उसने जल्दी से उस दिशा में दौड़ना शुरू किया। फिर उसने देखा कि रोज उनकी तरफ आ रही थी, तो वे दोनों उसके पास पहुंचे। अलेक्सिया को यह जानना था कि उसने पर्व को ऐसा क्यों किया, लेकिन रोज इसका जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वे लोग इस मसले में फंसे। लेकिन अलेक्सिया गुस्से में आ गई और हमला कर दिया, जिससे उनके बीच लड़ाई हो गई। कुछ देर बाद बीटा ने देखा कि रोज आ रही थी और अलेक्सिया को बेहोश हालत में उठाकर ले जा रही थी। रोज ने अलेक्सिया को बीटा के हवाले किया और जाने से पहले बीटा ने कहा कि वो उसे जो भी करना चाहती है
करने से नहीं रोकेगी और उम्मीद करती है कि वो अपने प्लान्स में सफल हो। ये सुनकर रोज तुरंत वहां से निकल पड़ी। जब सिड अपने कमरे में लौटा तो क्लेयर वहां अभी भी शांति से उसका इंतजार कर रही थी। क्लेयर के गुस्से में वो सिड को गला दबाकर खड़ा कर देती है और तभी सिड को एहसास हुआ कि उसकी बहन का गुस्सा वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है। क्लेयर ने उसे बुशन फेस्टिवल का एक टिकट दिया ताकि वो लड़ाई देख सके, क्योंकि वो रोज की जगह अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली थी। एक दिन अलेक्सिया बीटा के ऑफिस में आई, लेकिन वो पहले ही चली गई थी। अलेक्सिया को बताया गया कि बीटा को विदेश में रिसर्च के लिए जाना था, लेकिन उसने एक लिफाफा छोड़ दिया था जिसमें ओरियाना के राज्य के बारे में जानकारी थी जो अलेक्सिया के काम आ सकती थी। बुशन फेस्टिवल का मेन टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और सिड को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि क्लेयर ने जो टिकट उसे दिया था वो एक वीआईपी टिकट था। सिड ने आयरिस को भी देखा और वे दोनों एक साथ बैठने लगे। आयरिस ने सिड से माफी मांगी कि पहले उसे गलतफहमी हो गई थी अलेक्सिया के गायब होने के मामले में, जो कि जेनोन का काम था। वे दोनों अलेक्सिया के बारे में बात करने लगे और सिड ने उसे बताया कि उसने पहले उससे क्या किया था। आयरिस ने बताया कि वो किसी खास व्यक्ति को देखना चाहती थी, लेकिन वो बुशन फेस्टिवल के प्रतिभागियों में से नहीं था। वो एल्फ स्वॉर्ड मास्टर वॉर गॉडेस बीट्रिक्स के बारे में बात कर रही थी, जिन्होंने पहली बार बुशन फेस्टिवल जीता था और हो सकता है कि वो यहां कहीं मौजूद हो। सिड ने अचानक उस एल्फ के बारे में सोचा जिसे वो जानता था, जो एल्फा से मिलता जुलता था। फिर उसने खुद को थोड़ी देर के लिए माफ किया, क्योंकि उसकी बारी का मैच अगले ही पल आने वाला था। जब सिड चल रहा था तो उसे एक बहुत बड़ी शक्ति का एहसास हुआ और वो देखा कि बीट्रिक्स वहां मौजूद थी। वो फिर से सिड से वही सवाल पूछ रही थी, क्या उसने किसी ऐसे एल्फ को देखा है जो उसकी तरह दिखता हो। बीट्रिक्स ने कहा कि वो यहां शायद वह चीज ढूंढ सकती है जो वो चाहती थी, क्योंकि इतने सारे लोग इस प्रतियोगिता में शामिल थे। पर्व ने आयरिस से मुलाकात की और वे एनारोस और मंडेन मैन के ऑनगोइंग फाइट के बारे में बात करने लगे। आयरिस ने कहा कि भले ही मंडेन कमजोर लगता हो, फिर भी वो नहीं जानती कि एनारोस जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि मंडेन को लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। एनारोस ने मंडेन की पिछली लड़ाइयों को याद किया और उसे पता था कि उसने अब तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। जब लड़ाई शुरू हुई, एनारोस ने तुरंत हमला किया, लेकिन मंडेन ने उसे रोक लिया और बचकर निकल गया। थोड़ी देर बाद मंडेन ने हमला करना शुरू किया और एनारोस उसकी गति देखकर हैरान हो गई, इसलिए उसने मंडेन के अगले हमले पर काउंटर अटैक तैयार किया। लेकिन मंडेन ने जिस दूरी से हमला किया था वो इतनी सही थी कि वो काउंटर अटैक से बच निकला। ये कारण था कि अन्ना रोज हार गई और मंडेन ने जीत हासिल की। आयरिस इससे प्रभावित हुई, लेकिन वे लोग ये मान नहीं पा रहे थे कि मंडेन ने कैसे जीत हासिल की। उन्होंने मंडेन के तलवार पकड़ने के अजीब तरीके को भी नोटिस किया, क्योंकि अगली लड़ाई आयरिस और मंडेन के बीच थी। आयरिस को महसूस हुआ कि मंडेन कुछ छिपा रहा था, लेकिन वो अपनी लड़ाई में हारना नहीं चाहती थी। जब आयरिस चली गई तो पर्व भी वहां से निकल गया और उसने अपने स्टाफ को मंडेन के बारे में और जानकारी जुटाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे शक था कि वो अंडरवर्ल्ड से हो सकता है। इसी बीच एनारोस मंडेन के पास गई उसे उसकी जीत पर बधाई देने। उसने मंडेन से कहा कि वो वेलगोल्टा उसके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन मंडेन ने उसे मना किया और कहा कि वो वहां फिट नहीं बैठता। जब आयरिस ने अपना मुकाबला जीत लिया तो उसने देखा कि बीट्रिक्स एरिना से बाहर जा रही थी और उसने उसे पीछा किया। जैसे ही आयरिस ने बीट्रिक्स को प्लाजा में पकड़ा, बीट्रिक्स ने उसे खाना ऑफर किया। अगले दिन सिड फिर वीआईपी एरिया में आया बुशन फेस्टिवल को देखने के लिए। आयरिस भी आई और कुछ मिनटों बाद वे दोनों ने देखा कि बीट्रिक्स को गार्ड्स ने एरिना में घुसने से रोक दिया। आयरिस उनके पास गई और गार्ड से कहा कि वो बीट्रिक्स को आमंत्रित करने वाली थी। गार्ड्स को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये महिला बीट्रिक्स थी। इस बीच पर्व ने रोज के पिता को दवा देना जारी रखा ताकि वे उसे आसानी से कंट्रोल कर सके। वो मिडगार के राजा के साथ मिलकर प्रतियोगिता देख रहे थे। पर्व के स्टाफ ने मंडेन के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। ये उनके शक को और पक्का करता है कि मंडेन असल में अंडरवर्ल्ड से हो सकता है। जब वे बीट्रिक्स के पास से गुजर रहे थे तो बीट्रिक्स ने पर्व से कहा
कि उसे उसकी गंध बहुत बुरी लग रही है। पर्व के गुस्से में उसने बीट्रिक्स को एरिना से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन जब आयरिस ने बीट्रिक्स का नाम लिया तो वो चौंक गया और उसे जाने दिया। वो सोच रहा था कि बीट्रिक्स वहां क्यों थी और उसे मारने की सोच रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि वो आयरिस से ज्यादा ताकतवर है। क्लेयर की लड़ाई खत्म हो गई और अगली लड़ाई मंडेन और आयरिस के बीच थी। जब लड़ाई शुरू हुई, आयरिस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके ऊपर मंडेन के हमले शुरू हो गए, जिससे वो तुरंत पीछे हट गई। उसकी इमेजिनेशन में ऐसा लगने लगा कि मंडेन के हमले लगातार उस पर हो रहे हैं। जब रोज बुशन फेस्टिवल के एरिना में पहुंची तो उसने कल्टिस्ट्स के मरे हुए शरीर देखे जो जमीन पर पड़े थे। फिर बीटा और बाकी शैडो गार्डन के सदस्य आए और उसे बताया कि उसे जो करना था वो जारी रखे। आयरिस ने महसूस किया कि मंडेन के हर छोटे से हिलने से उसे ऐसा लगता कि वो हमला कर रहा है। ऑडियंस ने भी देखा कि आयरिस की रिएक्शन अजीब थी और उन्होंने सोचा कि वो डर गई है। ये देख आयरिस को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी और तुरंत मंडेन पर हमला कर दिया। जब वो मंडेन के पास पहुंची तो उसने देखा कि मंडेन के हाथ में वो तलवार नहीं थी जो पहले थी। उसने आयरिस के हमले को टाला और उसे गिरा दिया। जब मंडेन की तलवार उसके ऊपर थी और आयरिस की अपनी तलवार भी टूट चुकी थी तो मंडेन को विजेता घोषित कर दिया गया। मिडगार के राजा ने तुरंत वहां से निकलने का आदेश दिया और पर्व को जो उसने देखा था वो चिंता में डाल दिया। बीट्रिक्स मंडेन की तकनीक को देखकर हैरान थी और उसने कहा कि वो मंडेन से लड़ना चाहती थी। तभी रोज ने अचानक आकर पर्व और उसके पिता का सामना किया। उसने अपने पिता से जो किया उसके लिए माफी मांगी। फिर अचानक उसके पिता ने कहा कि वो उसे माफ कर देते हैं, जो रोज के लिए बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन फिर रोज ने अचानक हमला किया, लेकिन पर्व ने तुरंत अपने पिता को ढाल बना दिया और उसकी तलवार ने उसे ही घायल कर दिया। पिता की मौत के बाद रोज ने खुद को खत्म करने की सोची। पर्व ने तुरंत अपने आदमी को आदेश दिया कि वो रोज को आत्महत्या करने से रोके। तभी मंडेन ने दखल दिया और पर्व के गार्ड्स को मार डाला। रोज को उस आदमी की याद आई जिसने उसे बचाया था जब वो छोटी थी और उसने उसे तलवार चलाना सिखाया था। मंडेन ने फिर अपनी असली पहचान शैडो में बदल ली और रोज ने उसे पहचान लिया। वो वही स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर था। रोज ने बताया कि वो कैसे उस स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर से मिली थी और शैडो ने उसे बताया कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर रोज अपने पिता को देखकर भागने लगी और शैडो ने पर्व को उसे पीछा करने से रोक दिया। जब पर्व ने अपने बाकी गार्ड्स को बुलाया तो पता चला कि बीटा और बाकी सब ने उन्हें खत्म कर दिया था। बीट्रिक्स ने फिर अचानक शैडो पर हमला किया और उस हमले की ताकत से बिल्डिंग धीरे धीरे टूटने लगी तो पर्व तुरंत वहां से निकल पड़ा। उनकी लड़ाई अब एक बिल्डिंग की छत पर जारी थी। शैडो अचानक गायब हो गया और बीट्रिक्स के पीछे पहुंच गया, जिससे वो उसकी स्पीड से हैरान हो गई। आयरिस मिथ्रिल ब्लेड के साथ आई और बीट्रिक्स से कहा कि वह दोनों मिलकर शैडो के खिलाफ लड़ेंगे। आयरिस ने मिथ्रिल ब्लेड से 2 बार हमला किया, लेकिन शैडो ने दोनों बार उसे आसानी से डॉज कर लिया। बीट्रिक्स ने फिर हमला किया और उनकी लड़ाई जारी रही। जब रोज बहुत दूर जा चुकी थी तो उसने अल्फा से मुलाकात की। अल्फा ने रोज को यह चुनाव दिया कि वो अकेले ओरियाना के राज्य को बचाने के लिए लड़े या फिर शैडो गार्डन के साथ मिलकर काम करे। रोज को महसूस हुआ कि शैडो गार्डन उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इस बीच शैडो और बीट्रिक्स की लड़ाई अब शहर के दूसरे हिस्सों में जा पहुंची। आयरिस ने बीट्रिक्स से कहा कि वो किसी भी कीमत पर शैडो को रोकने के लिए कुछ भी करेगी और चाहती थी कि वो इस मौके का फायदा उठाकर शैडो पर हमला करे। लेकिन उनका प्लान काम नहीं आया क्योंकि शैडो की ताकत और स्पीड के आगे वे दोनों हार गए। जब आयरिस और बीट्रिक्स खड़े हुए तो शैडो ने एक जबरदस्त शक्ति छोड़ी जो दोनों को स्टन कर गई। तभी अचानक पूरे शहर में रोशनी हो गई और शैडो उनकी नजरों से गायब हो गया। आयरिस लड़ाई के इस नतीजे से इतनी परेशान हो गई कि वो सिर्फ रो पाई। बीट्रिक्स ने फैसला किया कि वो मिडगार छोड़ देगी क्योंकि उसे अपनी भतीजी नहीं मिली। बीटा ने कहा कि शैडो ने मिडगार में हंगामा मचा दिया
और अब ये शहर ओरियाना में होने वाली उलझनों में शामिल नहीं होगा। कुछ दिन बाद स्कूल में फिर से स्टूडेंट्स को दाखिला लिया गया और शैडो ने फिर से एक साधारण और कमजोर स्टूडेंट की तरह दिखने का नाटक किया। दूसरी तरफ अल्फा ने रोज को लिया और वे सीधे प्राचीन राजधानी अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, जहां शैडो गार्डन का हेडक्वार्टर था। अल्फा ने लैम्डा से कहा कि रोज को ट्रेनिंग दे ताकि वो अपनी असली शक्तियों को विकसित कर सके। लैम्डा ने अपने 2 साथियों को बुलाया और उन्हें बताया कि रोज अब उनके ग्रुप का हिस्सा होगी। और वीडियो के अंत में, जैसा हमेशा होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं और भी ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा, तो अगली बार मिलते हैं।